प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के बाद शुक्रवार के कार्यक्रम में सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में। ये कुंडली के पहले चैप्टर के साथ उपस्थित हूं, जहां लग्न कुंडली का विश्लेषण करूंगा। इसके शाम वाले चैप्टर में आपको इसी कुंडली का लग्न, नवांश और दशमांश एक बार फिर से देखने को मिलेगा सॉल्यूशन के रूप में। पहले मैं इनकी कुंडली, लग्न कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूंगा। और सबसे पहले बता दूं, ये सिंह लग्न की कुंडली बनी। नीच के हैं और चंद्रमा ठीक आगे। पंचम भाव खाली, तृतीय खाली और चतुर्थ खाली। नवम भाव और पंचम भाव खाली है, ये ठीक नहीं होता। शनि और गुरु दो ग्रह वक्री ग्रहों की संख्या अगर कुंडली में अधिक हो जाए तो कुंडली थोड़ी नीचे आ जाती है। राहु और केतु केंद्र में तो व्यक्ति बहुमुखी, बहुआयामी और बहुत ही चरफर दिमाग का होता है। मतलब चंचल प्रवृत्ति का, स्थिर है पर वो स्थिर दिख रहा है, उसके दिमाग में चंचलता बरकरार रहती है। और शुक्र उच्च के अष्टम भाव में व्यक्ति का रिसर्च लेवल बड़ा आला दर्जे का होता है, उच्चतम क्वालिटी का होता है। और दशमस्थ सूर्य दिग्बली रोहिणी नक्षत्र में, जिसमें चंद्रमा कन्या राशि में बैठे हैं शुभग्रह होकर के, शुभग्रह की राशि में धन भाव में, जहां के अधिपति चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, अगर याद रखिएगा, आपकी कुंडली में भी बताता हूं, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हैं, अगर उस भाव का अधिपति उससे केंद्र में बैठा हो, जैसे केंद्र में बैठे हैं ना बुध और चंद्रमा, तो ये अच्छी बात होती है। पर प्रत्यक्षतया ये तो अच्छी बात है कि राशि का अधिपति राशि से केंद्र में बैठा, पर चंद्रमा और बुध का संबंध यहाँ पे व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कमजोर करेगा और व्यक्ति को इमोशनली निर्णय लेने वाला बना देगा। संबंध विदेशों से बनते हैं, क्योंकि मंगल नीच के हैं तो व्यक्ति स्वयं भले ना जा पाए, पर पंचम भाव के अधिपति गुरु जाकर के नीच के हो रहे हैं और शनि के साथ अपना नीच भंग कर रहे हैं। 6 डिग्री और 13 डिग्री के हिसाब से ये अच्छा नीच भंग माना जाएगा। इसका मतलब है कि उसका संबंध हमेशा ही विदेशों से बना रहे और यात्राएं भी बरकरार रहती हैं। परमानेंट सेटलमेंट में पुत्र जो है वो कई बार विदेश चला जाता है, या कई बार उसके साथ संबंधों में कभी कभी नानुकुर वाले भाव भी देखने को मिलेंगे। ये एक सामान्यतया मैं सिम्टम बता रहा हूं ऐसा। अब मैं आपको सबसे पहले कुछ अच्छी चीजें इनकी कुंडली में बता दूं, जैसे एक ग्रह यहां, एक ग्रह यहां, एक ग्रह यहां, एक ग्रह यहां 4, एक ग्रह यहां 5 और 2 ग्रह यहां 6। एक तो 1 2 3 4 5 6 घर में ही सारे ग्रह बैठे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति पदस्थ होता है, प्रतियोगिता से संपन्न होता है, उसके पास कारोबार और दारोमदार दोनों ही संभालने की नौबत जीवन में हमेशा बनी रहती है। और प्रतिष्ठा, यश का, मान का, कुल का, पद का, सम्मान का, कभी भी व्यक्ति को उसके लिए 2-4 नहीं होना पड़ता है, उसको स्वतः ही सारी चीजें मिलती जाती हैं। इस कुंडली में सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? आप जब विचार करेंगे, किसी भी कुंडली में बहुत सारी चीजें अच्छी भी होती हैं और कुछ 2-4 बिंदु निगेटिव होते हैं। मतलब 50 अगर अच्छे हैं तो 52-55 बुरे भी होते हैं। अगर 52-55 अच्छे हैं तो 2-4-5-10 बुरे भी होते हैं, और ये नियम है प्रकृति का। तो इस कुंडली में सबसे अच्छी बात आपको क्या दिख रही है? जब आप विचार करेंगे तो लग्न का अधिपति दशम स्थान में सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, और ये दोपहर का जन्म है 10 बजे, मतलब आरंभ में ही, अभी सूर्य जो है वो युवावस्था में ही हो रहे हैं। तो सूर्य 11 डिग्री पे रोहिणी नक्षत्र में, और नक्षत्र जो यहाँ पे चंद्रमा की राशि बनी है, उच्च की बनी है, चंद्रमा की उच्च राशि यही बनी है। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो चंद्रमा की उच्च राशि में सूर्य का बैठना अग्नि तत्व का ग्रह हुआ और भूमि तत्व की राशि में बैठ करके थोड़े से अपने आप को कमजोर करेंगे। और इसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। आगे ठीक बुध बैठे, राहु से केंद्र में थोड़ी कमजोरी, केतु से केंद्र में थोड़ी कमजोरी, इससे 3 घर आगे साहसिक रूप से मंगल का बल मतलब इस भाव का बल बढ़ेगा। इस घर से 4 घर आगे कोई ग्रह नहीं, और इस घर से 5 घर आगे चंद्रमा बैठे हैं, जो इस भाव में उच्च के होते हैं, मतलब इस राशि में उच्च के होते हैं, भाव में नहीं, इस राशि में उच्च के होते हैं। तो उच्च भाव, उच्च की ग्रह जो राशि बनी है, वहां से 5 घर अगर आगे कोई ग्रह बैठे, जैसे चंद्रमा की ये उच्च राशि है और इससे वो 5 घर आगे बैठे, तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति को हमेशा ही सरकार से और पिता से लाभ देने वाले बनेंगे।
ये दशम स्थान का एक बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य भाव के अधिपति का भाग्य भंग योग लगाना ये कमजोरी होगी। मतलब अगर आप देखेंगे तो भाग्य का अधिपति भाग्य को नीच राशि में ले जाकर के अपने आप को बिठा रहा है, लेकिन गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है और मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हैं आश्लेषा में, उस नक्षत्र का अधिपति स्वग्रही होकर के मंगल के ही नक्षत्र में बैठा है। इसका मतलब है कि मंगल और बुध का जो राशि परिवर्तन न होकर के नक्षत्र का परिवर्तन हुआ, इसका मतलब है कि भाग्य भाव के अधिपति जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति स्वयं मंगल के नक्षत्र में बैठ करके ये महान परिवर्तन योग लगा रहा है। इसके कारण व्यक्ति अपने मेहनत के बल पे, स्व के बल दौलत अपने भाग्य को और अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हो जाएगा। उसको कभी किसी से किसी भी चीज को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये भाग्य भाव को लेकर के जो कमजोरी दिखा रहा है, परंतु वापस वो अपने आप को रीगेन करेगा, क्योंकि वो परिवर्तन कर ले रहा है। नक्षत्र का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये दूसरी सबसे अच्छी बात होगी। तीसरे नंबर पे सबसे अच्छी बात, जो किसी भी कुंडली में अगर आप किसी भी लग्न से आते हो, चाहे आपका कोई भी लग्न बनता हो और आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर शुभग्रह बने हो, जैसे इनकी कुंडली में चंद्रमा बड़े अच्छे बने हैं, शुक्ल पक्ष के एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी के चंद्रमा का तो कहना ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और यहाँ पे चंद्रमा 21 डिग्री के हस्त नक्षत्र में, जरा विचार करिए, मंगल और बुध का नक्षत्र परिवर्तन और चंद्रमा अपने नक्षत्र में। सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में कहाँ बैठे, चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा अपने नक्षत्र में। इसका मतलब है कि सूर्य को अतिरिक्त बल इसलिए मिलेगा क्योंकि जिस नक्षत्र में ये ग्रह बैठा है उस नक्षत्र का अधिपति अपने ही नक्षत्र में, शुभ ग्रह की राशि में, जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं उस राशि का अधिपति स्वग्रही होकर के बैठा है, जो व्यक्ति को सब कुछ दिलवा सकता है। इसका मतलब है कि 3 से 4 स्थितियां आपने अच्छी देख ली कि चंद्रमा अपने नक्षत्र में और अगर शुभ ग्रह चंद्रमा का बनता, ये बड़ी अच्छी बात है। अब मैं जब चंद्रमा पे चर्चा करूंगा तो यहीं पे इनकी कुंडली का पंचांग भी पढ़ देता हूं। सबसे पहले बता दूं, किसी भी जातक का जन्म अगर अधिक माह में हुआ है, जैसे इनका जन्म अधिक ज्येष्ठ में हुआ है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति उपलब्धि हासिल करता है। उसके परिवार में संपन्नता देखी जाती है, संपत्ति इकट्ठा करता है, धन के पीछे कभी विचार नहीं करता, बहुत ही गंभीरता से अपना लक्ष्य पूरा करता है, विचार शून्य नहीं होता, विचारणीय, तथ्यों को उजागर करने में भरोसा रखने वाला, बहुत ही गंभीरता से अपनी बात रखने वाला, मन का स्पष्ट और बुद्धिशाली होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति जो होता है वो सबका सहयोग प्राप्त करके अपने लक्ष्यों का हासिल करने वाला होता है। और उत्तरायण में जन्मे होने से ऐसी अवस्था में व्यक्ति का आत्मबल भी बहुत ही पैरेलली आगे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे उसके बल की वृद्धि होगी उसका आत्मबल तो स्वतः बढ़ता ही है, वो स्वयं भी अपने आप को और भी ज्यादा अनुभवी। आनंद संवत्सर में इनका जन्म हुआ है, 1961 इनका डेट ऑफ बर्थ है। इस आधार पर व्यक्ति परमानंद को प्राप्त करने के लिए हमेशा ही ईश्वर की आराधना से अपने आप को लीन रखता है और गंभीरता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता जाता है। जिस चीज के लिए वो कदम बढ़ाए उस चीज को छू करके सोना कर देता है, ऐसा प्रभाव विकसित होता है। ये इसके कारण मैं बोल रहा हूँ। थोड़ी सी निगेटिविटी बुध और चंद्रमा के केंद्र में होने के कारण इमोशनली व्यक्ति का परिणाम प्रभावित होता है, या कई बार अनएक्सपेक्टेड गेन भी मिलते हैं। लगातार कई बार चीजें बदलती जाती हैं जीवन में, जिसका कभी भी व्यक्ति ने सोचा भी नहीं हो, ऐसी भी चीजें होंगी और अभी उसका वक्त चल भी रहा है। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने से अगर जन्म स्थान से दूर जाकर के कोई भी कारोबार किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। शुक्ल एकादशी का जन्म बहुत ज्यादा बढ़िया। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर शुभग्रह बनते हों और वो द्वितीय भाव से संबंध बना लेते हों या भाग्य भाव से संबंध बना लेते हों या धन भाव से संबंध बना लेते हों, जैसे कि मैं बता रहा हूं, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। शुक्ल पक्ष के एकादशी के चंद्रमा व्यक्ति को सरकारी पदस्थ अधिकारी बनाने के साथ साथ सरकार में पद देने के बावजूद उसके अतिरिक्त ऊपरी आमदनी कमाने का जरिया, और इसके साथ साथ व्यक्ति का स्वभाव इतना कोमल और बड़ा ही सुहृदयता के साथ सबका सहयोग स्थापित करके लेवल में अपने आप को स्थापित कर लेता है और व्यक्ति बहुत ही सौम्य सुगम्य विचारधारा के साथ आगे बढ़ता है, सबको बांध लेने वाला और एकदम छा जाने वाला होता है। ये चंद्रमा के कारण इनकी कुंडली में सबसे अच्छा अगर कोई ग्रह मेरी दृष्टि में बना है तो वो सूर्य और दोनों चंद्र, मतलब ये सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों। और किसी भी कुंडली में आपकी किसी भी लग्न की कुंडली बनती हो, और मैं समझता हूं कि
किसी भी लग्न की कुंडली के लिए सूर्य और चंद्रमा का मजबूत होना बड़ा आवश्यक होता है, और अगर ये अच्छे नहीं होंगे तो डेफिनेटली कुंडली कमज़ोर हो जाती है। तो ये बात मैंने यहाँ तक बताई। अब आपको मैं इनकी कुंडली में एक और भी अच्छी बात जो इनको पद दे रही है वो कैसे, जब आपकी कुंडली में शुक्र, ध्यान से समझिएगा, जब आपकी कुंडली में शुक्र का संबंध दशम स्थान से बन जाए तो इस बात पे आप भरोसा कर सकते हैं कि आपको पद मिल सकता है, पर निश्चित रूप से वो सिर्फ आपके स्वप्न को बनाने में उनका सहयोग होता है। मतलब वो आपको थॉट देते हैं कि आप इस चीज के लिए प्रयास करिए, पर उसमें उनका कोई विशेष योगदान अलग से नहीं होता है। यहाँ पे शुक्र अष्टम भाव में उच्च के हुए, इसका मतलब है कि व्यक्ति अर्थ के लिए और धर्म के लिए, दोनों के लिए ही हमेशा काम करता रहेगा, और उसका अधिक से अधिक प्रयास धर्मार्थ क्षेत्रों में अपनी स्थिति को बना करके रखने वाली होती है। मतलब व्यक्ति के द्वारा किया गया प्रत्येक सत्कर्म उसको काम करने वाला उसके लाभ के लिए ही या उसके पुण्य के अर्जन का कारण बनता है। डीप थॉट, बहुत छोटी और सूक्ष्म बातों पर विचार करना, बहुत गंभीरता से किसी भी निर्णय को लेना और दाम्पत्य का संपूर्ण लाभ प्राप्त करना। यह शुक्र और चंद्रमा सुंदर पत्नी देने के साथ साथ सुंदर संतति, सुंदर पुत्रवधु, सुंदर मतलब हर एक लोग, परिवार का प्रत्येक सदस्य राजकुमार के सदृश होता है, और सारे लोगों का स्वभाव बड़ा ही उच्चस्थ होता है। सभी अपने अपने जगहों पे बड़े ही लेवल में होते हैं और अच्छे जगहों पे ही काम करते हैं। अष्टम भाव के शुक्र का उच्च का हो जाना, अष्टम भाव में शुक्र का उच्च का हो जाना व्यक्ति के जीवन को कभी भी कष्टप्रद स्थितियों से नहीं गुजरने देती है, और ऐसी अवस्था में व्यक्ति चलते फिरते आसानी से ही मृत्यु का वर्ण कर लेता है। यह सबसे अच्छी बात होगी। पीछे ही गुरु और शनि बैठे हैं सप्तम भाव के, और सप्तम भाव पे राहु केतु का असर है। सप्तमेश का पीछे जाना और गुरु के साथ बैठना जो कि आपकी कुंडली के पंचमेश है। सप्तम और पंचम के अधिपति दाम्पत्य में प्रेम या प्रेम पूर्वक विवाह में रहना, या प्रेम संबंधों से जुड़ करके विवाह करना, या विवाह के बाद अतिरिक्त इतना प्रेम हो जाए कि रहना मुश्किल हो जाता है। और कभी भी आर्थिक विपन्नता का व्यक्ति जीवन में कोई भी दौर नहीं देखेगा। स्वग्रही बुध, उच्च के शुक्र, चंद्रमा मित्रवत, क्योंकि ये स्थिति अच्छी है, सूर्य दिग्बली और शनि स्वग्रही, गुरु का नीच भंग। कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर नहीं बैठा है तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि कुंडली बेहतर तीवी से बेहतर की तरफ बढ़ रही है। और परिणाम देने के लिए पंचम भाव के अधिपति छठे में अगर नहीं होते तो पुत्र से वियोग नहीं होता, पुत्र से दूरी नहीं होती, संततियों से दूरी नहीं होती, और पुत्र दूर नहीं जाता, या पुत्र अपने लेवल पे बहुत ही प्रतियोगिता से युक्त होकर के अपना प्रभाव विकसित नहीं कर पाता। पंचम भाव के अधिपति का छठवें में जाने से कई बार व्यक्ति जो चीज चाहता है उसमें थोड़ी सी मशक्कत बाकी रहती है, क्योंकि बुध की इस पे अगर दृष्टि है तो व्यक्ति के पास इतनी विलक्षणता रहेगी, इतना कम से कम उसके पास अपना प्रैक्टिकल ज्ञान होता है, इतना तर्क का ज्ञान होता है, इतनी बुद्धि होती है कि वो किसी भी तरीके से किसी को हरा सकता है। गुरु का प्रभाव दशम भाव पे बहुत अच्छा, मोरालिटी, नैतिकीय तत्वों का जानकार, समझदार और समझदारी से युक्त होकर के निर्णय लेने वाला। गुरु और शुक्र का संबंध क्रमशः तृतीय एकादशवें का, और गुरु और चंद्रमा का संबंध क्रमशः नवम पंचम का। ये बहुत ज्यादा अनुभवी, यशस्वी, गुणकारी और प्रारब्ध का मजबूत बना देगा। साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में अगर सूर्य रोहिणी के बैठेंगे तो व्यक्ति हमेशा ही खिलौनों का प्रेमी होता है, और सबसे अच्छी बात है कि वो घर को सजा करके सुहृदयता के साथ उसको बहुत ही सफाई के साथ रखना चाहता है, अपनी प्रत्येक वस्तु को बहुत ही गहन अध्ययन के साथ उसको चिरंतन बनाना चाहता है, और बहुत ही सदुपयोग करके धर्म का, अर्थ का, काम का सदुपयोग करके मोक्ष की गति को प्राप्त करता है। क्योंकि एकादशवें भाव के बाद 12वें भाव में नीच के मंगल उसको ये बार बार डराती रहती है, पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है। इस वजह से सत्कर्म करते जाओ और अपनी बुद्धि विकसित करते जाओ। उसके तर्क से दुनिया प्रभावित और मोहित होती है, उसकी कन्विंसिंग कैपेसिटी इतनी जबरदस्त और तार्किक क्षमता इतनी मजबूत होती है कि कोई भी उस पर संदेह नहीं कर सकता। वो पदस्थ है, पद पे ही बना रहेगा। पदांतरण का योग अभी जीवन में चल रहा है। जन्म शुक्रवार का हुआ है, इस वजह से कभी भी भौतिकता से मुक्ति नहीं मिलती और व्यक्ति हमेशा ही सुंदर बना रहता है। हस्त नक्षत्र बहुत अच्छा यात्रा के लिए, यह नक्षत्र आपके लिए
ठीक ठाक रहे, पर अनुराधा और भी ज़्यादा बढ़िया रहे। पुष्य, पुनर्वसु और रेवती, मृगशीरा और ये सारे नक्षत्र आपके लिए अच्छे रहेंगे। सिद्धि योग में व्यक्ति को कोई भी काम सौंपा जाए तो उसे वो सफलतम स्थिति को प्राप्त करवा करके ही दम लेता है। वैश्य वर्ण और देवगण के होने के कारण कभी भी किसी से झगड़ा ना करे और अपनी उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमेशा ही सात्विकता का सहारा लेता है। कभी भी गलत और गंदी चीज़ों पे भरोसा नहीं करता, उल्टी पुल्टी चीज़ों पे उसे कभी भी भरोसा नहीं है। और धर्म का, अध्यात्म का, पूजा का, पाठ का, मंत्र का, जप का, हवन का, यज्ञ का, सेवा का, गो सेवा का, माता पिता की सेवा का हमेशा ही इसके जीवन में प्रभाव बना रहता है। ये यहां तक मैंने बात बताई। धन भाव ठीक है, लग्न में राहु सिंह के बैठे हैं, इसको पहले समझते हैं। लग्न में राहु का बैठना सिंह राशि का, जिसके अधिपति सूर्य केंद्र में ही बैठे, इसका मतलब है कि सबसे पहले मैंने कई बार राहु के बारे में बात करी है कि जब कभी भी राहु लग्न में बैठे तो व्यक्ति को बहु आयामी बनाते हैं, मतलब वो बहुत सारे एस्पेक्ट लेकर के उसके जीवन में कई सारे द्वार खुलते हैं। और जिस राशि में राहु बैठे, आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उस राशि का अधिपति किस भाव में बैठा है। अगर राहु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति केंद्र में या त्रिकोण में ही बैठा हो तो इससे राहु को नेगेटिविटी नहीं मिलती, ये पहली बात है। दूसरे नंबर पे राहु जिस नक्षत्र में बैठे हैं, जैसे यहां तो वो मघा के ही बैठे हैं और केतु सामने से ही बैठे हैं, केतु जो है वो शतभिका के बैठेंगे, तो इन दोनों का नक्षत्र परिवर्तन हुआ। अगर यही राहु यहां बैठ जाते और यही केतु यहां बैठ जाते तो नक्षत्र का परिवर्तन नहीं होता। इस कारण से कई बार इन्हें एक अतिरिक्त बल भी मिलेगा। हालांकि इसमें कई बार व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरीके का बहुत ज्यादा उधेड़बुन नहीं होता, मतलब जैसे आप कभी भी इनके जीवन में ऐसा नहीं, अगर ऐसी स्थिति बने कि राहु और केतु बिल्कुल भी डिफरेंशिएशन में नहीं है, मतलब वो एक दूसरे के साथ संबंध में है, नक्षत्र से हो या फिर अगर आप देखें तो शनि जो है वो इनके निकट ही होकर के बैठे हैं स्वग्रही। इसका मतलब है कि जहां केतु बैठे कुंभ राशि में, वो इनके मित्र की राशि बनी और वो राशि का अधिपति भी निकट ही बैठा, पर छठवें में है, तो केतु का निगेटिव होना समझा जा सकता है, पर राहु का निगेटिव होना नहीं होगा, क्योंकि राहु लग्न में बैठे और ऊपर से ये सिंह राशि के शत्रुगत हैं, पर फिर भी वो दिग्बली है और इस कुंडली के लग्नेश से राहु का संबंध बनेगा। और लग्न पे जब आप देखेंगे तो लग्न के अधिपति सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि है, इसका मतलब है कि सर्वाधिक जो शुभग्रह है वो लग्नेश को देख रहा है और दूसरा सर्वाधिक शुभग्रह जो शुक्र है वो आपकी कुंडली में उच्च का है। तीसरा जो सर्वाधिक शुभग्रह है वो चंद्रमा मित्र की राशि में, और चौथा सर्वाधिक शुभग्रह बुध जो स्वग्रही अकेले एकादशवें भाव को अलग तरीके से पॉजिटिविटी दे रहा है। इसका मतलब है कि चार भाव और चारों ही अच्छे, सूर्य, राहु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये चारों के बाद पांचों ही अच्छे हैं। उसके बाद राहु की डिग्री, राहु 8 डिग्री के हैं और ये निरंतर अपनी स्थिति को बढ़ा रहे हैं, जीरो पे नहीं है। इसका मतलब है कि ये अपने प्रभाव में वृद्धि रखेंगे। अब एक बात और भी बनती है कि राहु वृश्चिक के नहीं है, सिंह के हैं, जो कि स्थिर राशि है। स्थिर राशि में राहु का प्रभाव कई बार व्यक्ति को अपने पति पत्नी के बीच में तो दरार नहीं आने देता, पर किसी न किसी तरीके से फिजिकली, मेंटल लेवल पे बात नहीं कर रहा, भौगोलिक दृष्टिकोण से पुत्र से दूरी पैदा होती है या कई बार उससे दूर रहने की नौबत आती है। ऐसा मैं देख रहा हूं, चाहे काम के कारण हो, चाहे अपने जिम्मेदारियों के कारण हो, ऐसा ये राहु ऐसा करा सकते, क्योंकि उनकी दृष्टि यहां पे पड़ रही है जो कि पंचम भाव है। वही स्थिति 7वें भाव पे होने के कारण कई बार पत्नी को छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती हैं और उनको दवाइयां चलती रहती हैं। राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ पे आपके जीवन में कई बार इतना ज्यादा बब्बर बना देता है कि व्यक्ति कभी भी जिस भी पद पे होता है उसके आसपास कोई भी टिकता नहीं है और हमेशा ही अपने बहुत ही सोबर नेचर के कारण, अपने जैसे रिस्पॉन्सिबल होने के कारण उसको कोई भी, उसका जो बॉस है या जहां वो होता है उसके ऊपर के अधिकारी उस पर हमेशा ही भरोसा करने वाले होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात होती है, पर ऐसा कई बार राहु की दशा में आपको देखने को थोड़ी कमजोरी मिल सकती है। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहूंगा, आपकी कुंडली के लिए राहु का जो प्रभाव मैं देख रहा हूं, जैसे आपका लग्न जो बना है वो 2 डिग्री का बना है तो थोड़ा कमजोर होगा और ये आगे बढ़ रहा है। वस्तुतः ये 29 डिग्री वाला लग्न नहीं है, तो 2 डिग्री का लग्न आगे बढ़ेगा, मतलब ये उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ है। राहु भी उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ है, सूर्य भी उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ है, चंद्रमा ढलान की तरफ है
मंगल जवान अवस्था को प्राप्त करेंगे, बुध भी वृद्धि की तरफ जा रहे हैं, शुक्र नीचे जा रहे हैं मतलब वो अधोगति की तरफ है, थोड़े कमजोर हो जाएंगे, शनि बढ़ रहे हैं और गुरु भी जवान हो रहे हैं। मतलब अधिकांश ग्रह जो आप देखेंगे तो अपने आप को वो मेंटेन करना चाह रहे हैं और अपने आप को प्रबुद्ध बनाना चाहते हैं, अपने आप को स्थिति में ले जाकर के सुरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि अभी पूरे तरीके से वो जवान नहीं है, कुमार अवस्था के हैं या बाल अवस्था के हैं, युवा अवस्था के हैं। पर दो ग्रह क्रमशः चंद्रमा और शुक्र जो है वो उस अवस्था को पार करते हुए देखे जा रहे हैं। इसका मतलब होगा कि व्यक्ति अपने दाम्पत्य को लेकर के, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर के बहुत ही जिम्मेदार है और उसको किसी भी तरीके से दोहन में नहीं ले जाना चाहता है। किसी भी तरीके से परिवार के ऊपर कोई आक्षेप, कोई आरोप प्रत्यारोप का दौर उसे कभी भी बर्दाश्त और क्षम्य नहीं होगा। ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है। तो यहाँ पे इतनी सारी स्थितियां आपकी कुंडली में बन रही है। जैसे गुरु को ही देखेंगे तो वक्री है तो पेट की समस्या बनती है, शनि है तो आलस्य का भाव एक दिखता है, गुरु का प्रभाव सूर्य पे तो कभी भी नैतिकीय जिम्मेदारी से व्यक्ति अपना प्रभाव कमजोर नहीं करता, गुरु का प्रभाव मंगल पे तो व्यक्ति अपनी बात आसानी से प्रकट करता है, उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। गुरु का प्रभाव चंद्रमा पे तो उसका जीवन कभी भी धर्म से युक्त ही होता है, धर्मांध नहीं होता पर प्रैक्टिकल भी होता है, आसानी से किसी बात पे भरोसा नहीं करता, पर निश्चित रूप से वो पराक्रमी होने के बावजूद धर्म को भी जोड़ करके रखता है। मतलब उसके जीवन में दोनों का ही समावेश होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि व्यक्ति जो है वो पूर्णतया प्रैक्टिकल है या पूर्णतया जो है वो बहुत ही ज्यादा अंधभक्त है, ऐसा नहीं है। दशम भाव के में सूर्य का बैठा होना ये पद पे स्थिति को हमेशा बना करके रखते हैं। ऊपर से गुरु की दृष्टि बड़ा लाभदायक, गुरु बुध से षडाष्टक में है, इस वजह से काम का दबाव काम करता है और बुध का प्रभाव यहाँ पे मंगल में, व्यक्ति के पास क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी होती है, जैसे चीजों को संभाल करके रखना, प्रेमी होना वस्तुओं का, सुंदर चीजों को देख करके उसको आलोकित करना, उस पे इनकाउंटर करना और गलतियों पे बार बार ध्यान ले जाना, हर एक चीज को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से संजो करके रखना, ये सारी चीजें व्यक्ति के अंदर देखी जाती हैं। इनकी कुंडली में दशाएं कौन कौन सी अच्छी जा सकती हैं, अब इस पे चर्चा कर लेते हैं। अब मैं आपको इनकी कुंडली में भावों से संबंध और महादशाओं पे चर्चा करके बताता हूं। जैसे सूर्य बढ़िया परिणाम करेंगे, नक्षत्र बढ़िया है, उस पे गुरु की दृष्टि जो कि पंचम और अष्टम के अधिपति हैं, तो व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर करेंगे और व्यक्ति का पद कभी भी खोता नहीं है। चंद्रमा धन भाव में, बुध से केंद्र में, गुरु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, किसी पापग्रह का कोई प्रभाव नहीं, इस वजह से चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी और हमेशा ही वो अच्छे परिणाम देंगे। यही चंद्रमा इनको नौकरी भी दिलवाने के लिए सहयोगी सिद्ध हुए थे, यही चंद्रमा बजट भी बनाएंगे, पर व्यक्ति का व्यय अनियंत्रित है, इस पर थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि मंगल नीच के हैं और व्यक्ति अतिरेक में जाता है, धन देने से पहले कभी किसी को विचार नहीं करता, उसका धन कई जगह पे अटका पड़ा हुआ है, उसको निकालने की हिम्मत व्यक्ति में नहीं है। मंगल बुध के नक्षत्र में, बुध मंगल के नक्षत्र में, ऐसी अवस्था में मंगल कई बार व्यक्ति को रक्त से संबंधित समस्या, नेत्र से संबंधित समस्या और स्किन से संबंधित समस्या ना पैदा करे, इसका ध्यान रखना चाहिए। छोटी मोटी बीमारियां ना बने, इसका ध्यान रखना चाहिए, ये बात भी ख्याल रखने वाली है। ऐसे एक बात और भी बता दूं, मंगल 12 में नीच के हैं तो मंगलिक दोष पैदा करेंगे और गुरु की दृष्टि अगर मंगल पे नहीं होती तो ये बात और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी, पर मंगल की दृष्टि यहाँ पे पराक्रमी पर बहुत ज्यादा नहीं, ये व्यक्ति से शारीरिक मेहनत नहीं करने देता, मेंटली व्यक्ति को हमेशा ही प्रिपेयर रखता है। मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी होगी, शत्रुओं के लिए और प्रतियोगिता के लिए, बल के लिए, साहस के लिए, और मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए सामान्य, क्योंकि इसके ठीक आगे शुक्र अगर नहीं बैठे होते और इसके ठीक पीछे इस भाव का अधिपति अगर नहीं बैठा होता तो सप्तम भाव कमजोर हो जाता। इस वजह से व्यक्ति का डेली बेसिस का इनकम और उसका डेली रूटीन ये हमेशा ही बहुत ही परफेक्शन के साथ आगे बढ़ता है। साथ ही साथ मंगल की दशा इनकी कुंडली के लिए युवावस्था के होने के कारण 100% संपूर्ण परिणाम देने वाली बनेगी, क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली के लिए भाग्य भाव के अधिपति होकर के भाग्य भंग योग लगाए हैं, पर भाग्य के कारक गुरु के द्वारा देखे जाने से उसको अतिरिक्त बल मिलेगा और उसकी निगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। इस वजह से मंगल को फल देना ही होगा। बुध बहुत सफल हैं और अच्छे हैं। वैसे इस कुंडली के लिए वो एकादशवें के साथ साथ धन भाव के अधिपति, तो धन और लाभ के अधिपति होकर के स्वग्रही होना और शुक्र से केंद्र में होना, मिथुन राशि के अधिपति हैं, वहीं बैठे हैं, परिवर्तन योग बनाए हैं नक्षत्र का, तो बुध की दशा भी व्यक्ति के जीवन में कभी कमजोरी वाली नहीं रहेगी और व्यक्ति जो भी मेहनत करेगा उसमें उस दशा काल में बुध की दशा में यश, कीर्ति, मान, सम्मान बढ़े,
पुरस्कार मिले, कई तरीके की अचीवमेंट व्यक्ति के जीवन में देखने को मिल जाती है, यात्राओं का योग मिल जाता है, कई तरीके से व्यक्ति समाज को कुछ दे जाता है। ये सारी चीजें व्यक्ति के जीवन में बुध की दशा में देखने को मिल रही हैं। गुरु इस कुंडली के लिए पंचम और अष्टम के अधिपति, पंचम भाव में मूल त्रिकोण राशि और छठे में बैठे, नीच भंग हुआ, वक्री हैं, इस वजह से थोड़ी सी मोटिव कम होती है। कई बार व्यक्ति सफलतम हो जाने के बाद या सफल हो जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा संतोषी प्रवृत्ति का हो जाता है और मेंटेन करने में कई बार उसको दिक्कत होती है। आलस्य के कारण ये चीज़ बढ़ जाएगी, इस वजह से आलस्य नहीं करना चाहिए। राशि कन्या की है, वैसे ढैया साढ़े साथी का तो कोई प्रभाव नहीं है, पर फिर भी शनि जब छठवें भाव में हो और वर्तमान में वो शनि अभी उसी राशि से गोचर कर रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के और अपने बच्चों के साथ संबंधों को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात होगी। क्लियर है? मतलब उनके साथ संबंध, उनके साथ वार्तालाप हमेशा होता रहे। वो कैसे हैं उनको लेकर के फिक्रमंद होने की आवश्यकता अवश्य ही हो जानी चाहिए, और साथ ही साथ उनका कारोबार कैसा चल रहा है, उनका कामधाम कैसा चल रहा है, इस बारे में अपडेट रहने की आवश्यकता है। उनको उनके ऊपर छोड़ देने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा अभी हो सकता है, इस वजह से कई बार वो आपसे खिन्न हो जाएं, ऐसा नहीं हो। क्लियर है? बुध के बाद गुरु ठीक है, उनकी दृष्टि यहाँ के लिए लाभदायक उतनी नहीं होगी क्योंकि वृषभ राशि को देख रहे हैं, पर सूर्य को देखने के कारण व्यक्ति में वैमनस्य का भाव नहीं रहेगा और वो कभी भी भरोसेमंद हमेशा ही सबके लिए बना रहेगा। कभी भी सरकार से उसको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा, पदस्थ अधिकारियों से कभी भी उसको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी होगी, मंगल को देखेंगे तो कम से कम आपको कुछ न कुछ दे देंगे। मानसिक शांति बनी रहती है, वो बरकरार है, पर ऊर्जा का क्षरण होता रहता है। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए सामान्यतः धन भाव के अधिपति या धन भाव को या धन के कारक या धन के अधिपति कहीं से भी अगर गुरु से संबंध में बनाते हो, जैसे गुरु बना रहे हैं, तो ये अच्छी बात होगी। हालांकि गुरु यहाँ श्रवण नक्षत्र में है और चंद्रमा अपने ही नक्षत्र का है, तो गुरु के पास अतिरिक्त बल वहां भी मिलेगा। मतलब गुरु का प्रभाव हर जगह सामान्य से बेहतर ही दिख रहा है, सामान्य से उठ रहा है। अब 0 लेवल से उठ करके 50% तक गुरु का दृष्टि का फल आपको मिलता रहेगा। पूरा तो नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ भी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ के लिए अच्छी होगी, यहाँ के लिए सामान्य होगी, क्योंकि कन्या राशि बहुत ज्यादा अच्छी राशि गुरु के लिए नहीं दे पाती है। शुक्र बहुत अच्छे हैं, डीप थॉट, अच्छे से समझना, ज्योतिष का, तंत्र का, मंत्र का, पूजा का, पाठ का, हवन का, होमाद का, चीजों को समझने का, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हो जाने का, पद को बरकरार रखने का, प्रेशर, अनुभव से जीवन को जीने का गुण हो जाना, कलात्मक रुचियां, बहुत ही सुंदर चीजों को पकड़ने वाला, उनको ग्रसित करने वाला, उन पे अपना प्रभाव जमाने वाला, ऐसा बना देते हैं। और शुक्र के कारण व्यक्ति का जो रिसर्च वाला क्षेत्र होता है, जो ब्रॉड माइंडेड जो पर्सनालिटी होती है, वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंटल हो जाती है। इसके अतिरिक्त जब शुक्र 28 डिग्री के बैठेंगे तो इनके पास इतना तो बल और अनुभव हो जाए कि वो देख कर ही सामने वाले के दिमाग में जो बात चल रही है वो पहले ही ताड़ जाता है और उसको समझ में आ जाती है कि बात कि मेरे लिए ये एक अलग तरीके की राजनीति वाली जो है वो एक बैकग्राउंड तैयार की जाती है। उस कारण से कई बार अगर ये शुक्र यहाँ नहीं होते तो व्यक्ति के साथ कई बार राजनीति इतनी घटिया हो जाती कि उसको पद भी त्याग करना पड़ता, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि शुक्र उच्च के हैं, तो उसको समझ में है ये बात कि कौन मेरे साथ राजनीति कर सकता है और कहाँ मेरे साथ राजनीति हो सकती है। अगर व्यक्ति देवी दुर्गा की उपासना हमेशा करता रहे, देवी कवच का पाठ करता रहे, तो निश्चित रूप से इसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि शनि गुरु के साथ बैठे हैं तो इसके पास इतना ज्ञान है कि वो कभी किसी भी चीज का मुहताज नहीं हो सकता है। ये चीज मैं देख रहा हूँ। शनि छठे भाव में स्वग्रही हैं, तीसरी दृष्टि से आयु दे रहे हैं, और कम से कम अगर शुक्र रेवती के बैठे और उस पर शनि की दृष्टि है तो व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। और मैं समझता हूं कि किसी भी तरीके की बहुत लंबी बीमारी का कोई खतरा इस कुंडली में नहीं है। ये क्लियर है। शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी नहीं है। वैसे व्यक्ति में यात्राएं जीवन में देखने को मिल सकती हैं। 10वीं दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी होगी। शनि और मंगल का संबंध तृतीय भाव पे है। भाई बहनों के साथ संबंधों को लेकर के थोड़ी बहुत उधेड़ बुन की स्थिति न बने, इसका ध्यान रखना होगा। वैसे भाई अपने हिसाब से अपना क्षेत्र चुन चुके हैं और उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न तो आपको देने की आवश्यकता है और न उनको करने की आवश्यकता है। क्लियर है। राहु की स्थिति ठीक है और आपके लिए हमेशा ही वो शुभदायक ही बने रहेंगे। केतु आपके लिए थोड़े बहुत असमंजस के साथ परिणाम देते हुए देखे जाएंगे। क्लियर है। अब आपकी कुंडली में मैं कुछ और भी संबंध बता देता हूं। लग्नेश का दशम में जाना बहुत अच्छा,
धन भाव के अधिपति का लाभ में जाना बहुत अच्छा, तृतीय भाव के अधिपति का अष्टम में जाना ठीक ठाक से भी ज्यादा अच्छा परिणाम दे और क्रमशः आपको इतना कम्युनिकेटिव बना देता है कि आप कभी भी हार और हताशा से युक्त जीवन नहीं जी सकते, ना ही व्यक्ति डिप्रेस फील करता है। उसका अनुभव इतना है कि कभी वो भूखे नहीं रहे और कभी भी उसके पास पैसे की किल्लत ना होती रहे, क्योंकि चंद्रमा जब धन भाव से संबंध बना लेंगे तो भरोसे के साथ 100% कह सकता हूं कि कभी भी आपको धन के लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कभी भी किसी के ऊपर आपको निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ये बात भरोसे के साथ कह सकता हूं, गारंटी। चतुर्थ भाव के अधिपति का 12वें जाना ठीक नहीं है। माता का संबंध, माता का स्वास्थ्य कमजोर होता है। घर में लोग कम ही बचते हैं, कई बार त्योहारों पे, पर्व पे और कई बार विशेष स्थितियों में ही लोग मिलते हैं, अन्यथा सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। पंचम भाव के अधिपति का छठे में जाना ये भी इसी तरीके का परिणाम दिखाएगा। छठवें भाव के अधिपति का छठे में होना पंचम के साथ थोड़ी बहुत कमजोरी यहाँ भी रहेगी, पर व्यक्ति के जीवन में शत्रुओं से डरने की कोई आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूँ। छोटे लोगों का सहयोग आपको हमेशा मिलता रहेगा। जो नीच वर्ग के लोग हैं उनके साथ अपना संबंध हमेशा बना करके रखना चाहिए। आलस्य नहीं करना चाहिए। सूर्योदय से पहले जग करके सूर्य को अर्घ आदि दे करके संपन्न हो जाना चाहिए। सप्तम भाव के अधिपति भी ठीक हैं। ये आर्थिक विपन्नता का यहाँ से भी दौर कभी भी जीवन को परेशान नहीं करेगा। अष्टम भाव बलिष्ठ है। जितना पूजा, जितना पाठ, जितना धर्म, जितना दान, जितना करेंगे, ब्राह्मणों को दान दीजिए, मंदिर निर्माण में जितना दान करेंगे उतना ही ज्यादा, मंदिर के पुनर्निर्माण में, मंदिर के भोग राग की व्यवस्था में हर महीने जरूर ही कुछ राशि निकाल करके रख देने की आवश्यकता है। किसी गौशाला में अगर हो सके तो अवश्य ही इस राशि को भेजने की आवश्यकता है। ये शुक्र आपको हमेशा ही स्वर्ग की प्राप्ति करवा सकते हैं, बैकुंठ लोक तक की यात्रा करवा सकते हैं। नवम भाव के अधिपति का 12वें जाना ये ठीक नहीं है। छठवें भाव के अधिपति का यहाँ देखना ये थोड़ा कमजोर होगा। इस वजह से भगवत भक्ति का पाठ हमेशा पढ़ते रहिए। गजेंद्र मोक्ष का श्रवण या पठन, चिंतन, मनन, स्मरण करते रहिए और राम रक्षा स्तोत्र अपने जीवन का अंग बनाइए। इसका पठन पाठन हमेशा ही आवश्यक है। गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ रात्रि को सोते समय अवश्य करना चाहिए। आरंभ दिन का जो है वो देवी कवच से हो जाए तो बढ़िया रहेगा। दशम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में ये इसे ठीक कहेंगे और दरअसल ये बहुत ज्यादा अच्छा है। ये शौर्य योग बनाता है। दशम भाव के अधिपति अगर उच्च के बन जाते हो, जैसे शुक्र दशम भाव के अधिपति हुए, उच्च के हो गए, इसका मतलब है कि ये व्यक्ति को पराक्रम के बल पे अपने समस्त इच्छाओं की पूर्ति व्यक्ति कर लेता है और ये बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी। व्यक्ति पराक्रमी होने के बावजूद, भाग्यशाली न होने के बाद भी अपना काम कर लेता है, ये कारण बनता है। 12वें के पहले एकादशवां ठीक बना। जो चाहते हैं वो संपूर्ण मिलेगा, ये बुद्ध आपको दिलवा देंगे। और वो बुद्ध क्यों दिलवाएंगे? क्योंकि शुक्र उच्च के हैं। उस भाव से एक ग्रह केंद्र में, दूसरा ग्रह केंद्र में। एकादशवां भाव सबसे ज्यादा बलवान बना, पंचम भाव थोड़ा कमजोर, नवम भाव थोड़ा कमजोर, लग्न ठीक ठाक है, चतुर्थ कमजोर है, सातवां थोड़ा कमजोर, तृतीय ठीक ठाक, द्वितीय मजबूत, एकादशवां मजबूत। इस तरीके से ऐसे मैंने बात बताई। 12वें भाव की कमजोरी है, इस वजह से कई बार व्यक्ति को अपने मोक्ष की प्राप्ति में अपने आप को और भी ज्यादा लगाने की आवश्यकता है। अगर लगा देंगे तो निस्संदेह वो शायद आपको प्राप्त हो जाए। वैसे मोक्ष प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए शुरू से ही बहुत ही ज्यादा सजग होने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से मैं ये कुंडली अच्छी कह सकता हूँ, बहुत ज्यादा बेतरतीबी से, बहुत ही सजगता से। निश्चित रूप से व्यक्ति की कुंडली का पंचम भाव शनि के साथ है, तो पाप और पुण्य का खेल व्यक्ति के जीवन में मिला है, प्रैक्टिकल रहा है। इस वजह से उसने पद प्राप्त करा और अपने कर्म के बदौलत वो आज भी बरकरार है और आगे भी रहेगा। बाकी की चीजें मैं शाम के कार्यक्रम में बताऊंगा, जहां मैं नौमांश और दशमांश पे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।